लक्ष्मण यादव जी तो सही जान लेते हैं। लक्ष्मण जी, जी मुझे का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन राजपाल यादव और शाहिद कपूर उसमें है। शाहिद कपूर गूंगा बने हुए हैं, और उस फिल्म में राजपाल यादव कहते हैं कि ये गूंगा भी है और बहरा भी है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। तो क्या भारत में बेरोजगारों की फौज के लिए आने वाले समय में ये कहा जाएगा कि अरे ये अग्निवीर भी है, बेरोजगार भी है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है? वैसी परिस्थितियां निर्मित होते हुए दिख रही है आपको? वो फिल्म का नाम है शायद चुपके चुपके। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि एक और फ़िल्म है जिसमें एक हीरो पूछता है दूसरे नायक से कि तुमने कभी गीता पढ़ी है? तो वो कहता है ना, ना, नेवर। तो वो भाव उसका यही है कि नहीं भाई ये गुनाह मैंने नहीं किया। तो बहुत अच्छा। सारी फ़िल्में अब आज बन जाए तो उसपे भावना आहत हो जाएगी और जेल चले जाएँगे। तो बहुत कुछ हो रहा है। ख़ैर जिस विषय पर आपने अभिषेक जी बात रखी है और शुरुआत में आपने जो परिचय में बोला भी बिल्कुल ठीक है, हमारे अग्रज हैं प्रोफ़ेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और मैं अनुज हूँ लेकिन अग्निवीर भी हूँ। और अग्निवीर को कह लीजिए, शिक्षावीर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब पता नहीं मतलब सेना में था, थोड़ा बहादुरी की ज़रूरत थी, तो वीर जोड़ दिया। ये कलम किताब वालों के लिए तो बहादुरी और वीर जैसे शब्द भी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। दास जी। टाइप का होगा, शिक्षा दास, कलम दास ऐसे कुछ करके आएगा। बहरहाल ऐसा इसलिए किया जा रहा है और ये कोई नया नहीं है। मैं तो अग्निवीर जब आया तब भी मैंने कहा और अभी भी फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। अभी पूर्व के वक्ताओं ने इशारे में वो बातें कह भी दी हैं कि ठेके पर कर्मचारी रखे जाने की शुरुआत इस देश में व्यवस्थित तौर पर 90 के दशक के बाद हो गई थी। नियो लिबरल पॉलिसीज आई, जिसमें एलपीजी से लेकर के प्राइवेटाइजेशन और पीपीपी मॉडल भी आया, सब कुछ आया और एक नई आर्थिक नीतियां आई। उनके नहीं, जरिए आप 90 के दशक की बात करते हैं लक्ष्मण जी। मैं आपको याद दिला दूं, पुराने शिक्षक मुझे दिल्ली सरकार के मिलते हैं। उस समय दिल्ली की अपनी विधानसभा नहीं थी। पहले भी ठेके पे रखे जाते थे, और वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी उसने अचानक एक ही झटके में दिल्ली सबको में ठेके परमानेंट पर जो शिक्षक थे सबको परमानेंट कर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो लोग थे सबको परमानेंट कर दिया था उस दौर में। लेकिन पहले भी परंपराएं थी, और इसी सिलसिले में आज मेरी कुछ अग्निवीरों से बात हुई, तो उन्होंने जो जानकारी मुझे दी है वो बड़ी रोचक और दिलचस्प है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो फॉर्म मैंने इसलिए भरा है, मुझे भी पता है सरकार 24 तक है, 24 के बाद जो नई सरकार आएगी हमें परमानेंट कर ही देगी। मान लीजिए राहुल गांधी आए या कोई आए, फिर हम अग्निवीर से परमानेंट हो जाएंगे। तो पहले सिस्टम में घुस रहे हैं, फिर अगर इलेक्शन ड्यूटी जहां कराने जाएंगे, अगर सरकार ने मौका दिया तो वहां हम अग्निवीर अपना दम दिखाएंगे। तो इस तरह की बातें भी वो सोच रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है और मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये कोई नया है और हम लोग खुद उसके उदाहरण हैं। मुझे तो 12 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं, इसी अगस्त में पूरे हो जाएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर। मैंने तो अपनी पूरी कहानी 150 पन्ने की लिख के रखी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी अगर पब्लिश करा दूंगा तो फिर अग्निवीर ही रह जाऊंगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि अभी भी जो काम कर रहे हैं उससे अब लक्षण तो हमारा उस दिशा में नहीं। अब अजय शुक्ला जी बगल बैठे, आपके चैनल पे बैठे, रविकांत जी बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या परमानेंट होने देंगे? उकसा देते हैं और ये बात ऐसी होती है कि फिर आपका भी दिल करता है कि जो बात कहनी है, जो सच है। वो डॉक्टर लोहिया का एक बड़ा प्रसिद्ध नारा है कि सच, ओजेपी मूवमेंट में खूब लगता था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। असल में शिक्षक होने का या नागरिक होने का तकाजा ये कि सच कहें, वही हम लोग एक्चुअली निभा रहे हैं। ये नारा दरअसल सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर ने दिया था। हम्म। तो जी जेपी आंदोलन में खूब प्रसारित हुआ जी। और खूब पॉपुलर नारा है और कई बार साहित्य और कलाएं किसी सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह केवल ये है कि राज्य में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो इसका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये वे मुद्दे थे जिनको लेकर के एक समझ ये बनाई गई थी कि इस देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। अगर आप उनके जी। लोगों के लिहाज से अगर तय करेंगे तो किसकी जेब में पैसा है, जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, भाषा कौन सी है, किस क्षेत्र के आने वाले, इतनी विविधता है कि बहुत सारे लोग फिर मुख्य धारा में, सो कॉल्ड मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जी। बहुत बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको राज्य अपनी जिम्मेदारी समझता था। शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, रोटी कपड़ा मकान, बहुत सारी चीजें। राज्य भूमिकाएं नहीं, तो बड़ी आपकी बड़ी भूमिकाएं। यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव जी, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ लोगों ने सुनी सुनाई एक परंपरा बताई है, पता नहीं कितनी सच है।
कि दिल्ली में एक जगह है झंडे वाला, वहां से जा करके कुछ लोग शीश नवा के आते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपकी सूचना गलत है। अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां से झंडा लेकर के कुछ लोग डिपार्टमेंट में चैम्बर में बैठे हुए हैं, उन झंडाधारियों के अच्छा पास भी वही काम हो जा रहा है जो वहां होता है, क्योंकि वहां भीड़ बहुत अच्छा ज्यादा हो रही थी। वहां जगह छोटी है, नई बिल्डिंग बनने में भी टाइम लगेगा, तो ये सारी चीजें हो रही थी। कहना मेरा ये है कि अब जो हो रहा है वो यही हो रहा है, जो बोलेगा वो मारा जाएगा। और परमानेंट एम्प्लॉय जो होता है ना, परमानेंट एम्प्लॉय होने का मतलब ये है कि नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना जितना मुश्किल होता है, उससे कई गुना मुश्किल होता है उसका नौकरी छीनना। और वो भी जी प्रोफेसर जैसी नौकरी, सेना के सैनिक नौकरी, और बहुत बड़े बड़े पद हैं, तमाम पद हैं। और वो सारे लोग जो सीधे उनके अंडर में तो आते नहीं। प्रोफेसर जैसे हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं होते, हम एक अपने स्वायत्त संस्था के कर्मचारी हैं, इसलिए हम अपनी सरकार की आलोचना करते हैं। हम सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, जी आलोचना करते हैं, इसीलिए हम निशाने पर होते हैं। इसलिए हर वो व्यक्ति जिसकी नौकरी परमानेंट होगी, वो अपनी रीढ़ महसूस करेगा तो बोलेगा। जिसकी नौकरी परमानेंट होगी, वो किसी सरकार के बदलने, किसी आका के बदलने, किसी कानून से उतना नहीं डरेगा कि उसकी एवज में उसे चुप रहना पड़ जाए, और फिर वो सेमिनार कराना पड़ जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि अखंड भारत कैसे बनेगा। इस पे सेमिनार न कराए कि अनुच्छेद 51H1 में वैज्ञानिक चेतना बढ़ाने के लिए कर्मकांड कैसे दूर हो, इस पे सेमिनार ना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार हो कि राम मंदिर से कैसे भारत का विकास होगा। अब तो मेरे विश्वविद्यालय में मैं एक जगह फोटोकॉपी करा रहा था और मैंने एक थीसिस देखी, तो मैंने कहा कि विषय में पढ़ने लगा। विषय पे नजर जाए उससे पहले वो थीसिस बाकायदे भगवा रंग में थी, और ऊपर लिखा हुआ था श्री रामचंद्र का भारतीय संस्कृति में अमूल्य योगदान, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, और इस पर पीएचडी वो सबमिट होने जा रही थी। तो मैं उस बंदे को तुरंत बधाई दिया कि बहुत अच्छे विषय पर काम किया, बहुत जल्दी तुम परमानेंट हो जाओगे। क्योंकि ये दिशा है, ये लाइन है, और हम जैसे लोग सिलेबस से निकाला जा रहा है। लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण यादव जी, रामचंद्र तो भारत की कैबिनेट में परमानेंट हो नहीं पाया, कल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से बेटिकट कर दिया था। जब वो तो फिर छोड़िए, थीसिस लिखने वाले कैसे हो जाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान जाओ का नारा लगा के और बिहार से आपके यूनिवर्सिटी में उनके कहे जाते हैं कि उनके मैन फ्राइडे कोई है बालेंद्र कुमार, जो आपके यूनिवर्सिटी में है, और वो एक अलग अलग धारा को लेकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या व्यक्तियों पर बात करें, प्रवृत्तियां ऐसी होती जा रही है। बस मेरी टिप्पणी यही है अभिषेक जी कि ये जो अस्थाई रखना है, ये बेसिकली कर्मचारियों को अस्थाई नहीं रखना है, पूरी जनता को अस्थिर अस्थाई रखो, ताकि जब जिसको मन करे डरा दो, जब जिसका मन करे जो दिया उसे छीन लो, और सब लोग डर करके वही भाषा बोले। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, और सुबह सुबह की बात है। लक्ष्मण जी से हम एक चीज जानना चाहेंगे। लक्ष्मण जी, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, 29-30 की जो महान आर्थिक मंदी जिसे ग्रेट रिसेशन कहते हैं, अमेरिका में जब आया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे और उनके एडवाइजर हुआ करते थे जाने माने अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स की थ्योरी पढ़ते हैं लोग एनसीईआरटी की किताबों से लेकर ऊपर भी। उस वक्त जो आर्थिक नीतियां बनी, कहा गया उस वक्त की, जिस वक्त मंदी आई, मंदी से निपटने के लिए जितना रोजगार पैदा कर सके, जितना लोगों के पास, आम आदमी के पास पैसा पंप कर सके, यानी कि क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए, तब जाकर मंदी से निजात मिली। 2007-8 के लेहमन क्राइसिस में भी भारत लगभग अछूता रहा, इसलिए कि 6 पे कमीशन भी उसी दौर में आया, मनरेगा भी उसी दौर में आया, रविकांत जी को याद होगा। और मनरेगा और 6 पे कमीशन के साथ साथ किसानों की बड़ी लोन माफी भी उसी दौर में हुई। यानी कि हर तरह से परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने की कोशिश हुई, और ये परचेजिंग पावर बिना रोजगार के इंक्रीज नहीं हो सकता है। भारत में ऐसा क्या हो रहा है लक्ष्मण जी कि भारत में रोजगार विहीन विकास, जॉबलेस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को बड़ी कुशलता के साथ लागू किया जा रहा है, और इस पर वाहवाही के साथ इस पर जो है तालियां भी पीटी जा रही है। अभी बाहर का क्या उदाहरण है अभिषेक जी, ये जो दोनों वाकये बताए आपने, कोविड के समय जब लगा कि अर्थव्यवस्था एकदम डूब जाएगी, तो इसी देश के एक अर्थशास्त्री को जो नोबेल मिला था, उसने भी तो एक सलाह दी ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत, पैसा आप भेजिए नीचे तक, नीचे क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग खरीदेंगे, अर्थव्यवस्था डूबेगी नहीं। अब तो ये पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते थे, उनका डर दिखाते थे, और संभावना श्रीलंका वाली लग रही है, क्योंकि आर्थिक सवालों पर ये बुरी तरह से फेल हुए हैं।
अब ये आर्थिक पेचीदगी क्या है, मैं चूंकि उसका बहुत दक्ष नहीं हूं इसलिए बहुत बारीक टिप्पणी उस पर नहीं कर पाऊंगा कि करना क्या चाहिए आर्थिक मसलों पर। लेकिन हाँ, एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सवाल के तौर पे अगर हम देखें तो इतना तो समझ में आता है कि आपने दो काम किया है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, ये अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है। 700-800 जिले होंगे, 900 ऑफिस बनाई जाएगी इस देश में, बढ़िया वाली 5 स्टार रैंकिंग वाली, ये बिल्कुल क्लियर है। पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक आपने याद दिलाया। तो ये वाली आर्थिक नीति बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत बहुत सकारात्मक ग्रोथ रेट के साथ जा रही है। जब चुनाव जीते जाएंगे तो एक तरफ ये काम होगा, दूसरी तरफ इन सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच करके उधर भी मुनाफा कमाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी रविकांत जी कर रहे थे। अजय जी ने तो पूरा आंकड़े ही रखे हैं और ये आंकड़े बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि आपने दरअसल पूंजी को, और ये बात समझने के लिए अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं, पूंजी नीचे जनता तक जाती तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती। पूंजी अगर थोड़े से लोगों में केंद्रित हो जाएगी तो उससे वो व्यक्ति मजबूत होगा, उसका दोस्त मजबूत होगा और जनता डूबेगी, अर्थव्यवस्था डूबेगी। ये बहुत सामान्य सा सिद्धांत है। और डॉक्टर लोहिया एक बार नेहरू के सामने भाषण देते हुए वहां पर एक सवाल उठाते हैं कि इस देश के अमीर और गरीब के बीच में 1 और 10 के फासले से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री कह करके नेहरू का उपहास करते हैं। नेहरू एक बार लोहिया भाषण नहीं दे पाए, नहीं बोले, तो नेहरू आकर के लोहिया से पूछते कि अरे भाई आज कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोले, सब ठीक तो है? ये किससे नहीं है? ये लोकतंत्र भी मजबूत था, विमर्श भी मजबूत था, आलोचना की संस्कृति थी और मिलकर के बहुत बात तक की संस्कृति रही है। अब इस पर बहस नहीं होगी, इस पर जो आलोचना करेगा वो हाशिए पर डाला जाएगा। और इसके पीछे ये काम ये किया जा रहा है कि नौकरी अगर आप देंगे सरकारी, तो सच बात यह है कि सरकारी नौकरी एक सामाजिक सुरक्षा भी होती है। सरकारी नौकरी केवल नौकरी नहीं होती। ये नहीं है कि वो बिहार के एक हमारे मित्र ही हैं प्रोफेसर साहब, मुझे पता नहीं कि अखबार वाले ने उनका माहौल बिगाड़ दिया या खुद उन्होंने स्टंट किया था कि 2 साल 8 महीने 9 महीने का सैलरी जुटा कर देने गए और अखबार में खबर छप गई कि कक्षाएं नहीं ले पाए तो नैतिकता में वो अपनी तनख्वाह वापस कर रहे हैं। अरे बाद में पता चला कि उनको ट्रांसफर कराना था, कोई सुन नहीं रहा था, उनसे कम मेरिट वाले को जुगाड़ लगा करके कहीं चला गया तो वो ट्रांसफर के लिए स्टंट हुआ है और कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में अभी उतना पैसा भी नहीं है। लेकिन खबर क्या चल गई, ईमानदार हो तो प्रोफेसर ऐसा हो। अरे कल को सरकार नियम बना देगी कि तुम्हारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लाओ सैलरी पूरा वापस करो 15 साल की, फिर क्या करेंगे आप? ये रिकवरी होने लगी। अरे भाई रिकवरी करवा लेंगे, कहेंगे आप जो पढ़ा रहे हो प्रोडक्टिव नहीं है। मैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला को पढ़ाता हूँ, नागार्जुन कबीर को पढ़ाता हूँ, प्रगतिशील कविताओं आंदोलन को पढ़ा रहा हूँ। कल को आप कहोगे आप गलत पढ़ा रहे हो, लाओ सैलरी वापस कर दो। अभी इसको परमानेंट नहीं करना, सिलेबस चेंज हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। इसलिए जब आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक सहूलियत, हमारे यहाँ गांव में हम सब लोग लगभग उसी पृष्ठभूमि के हैं, 2 रुपए भी कोई बचाया ना आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले, तो उसने 2 रुपए बचा करके अपने घर के एक बच्चे को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय भेजा। हमने पढ़ाइयां ऐसे की हैं। और आज जाकर के आप किसी से पूछिए, पढ़ाई को लेकर के जो एक भरोसा था, और शिक्षा का भरोसा, शिक्षा और रोजगार के रिश्ते का भरोसा, वो भरोसा दरक चुका है। लोग अब पढ़ाने नहीं भेज रहे, जमीन की दलाली प्रॉपर्टी डीलिंग करके हमारे गांव में फॉर्च्यूनर सब घूम रहे हैं। और उसके लिए भी लोगों के पास पैसा रहता है तभी जमीनें भी बिकती है। अभी तो उसमें भी मंदी है, उसमें भी तो खेत गेटू बना है ना। शिक्षित लोग, अब ये इसलिए नौकरी वाले को अपमानित कर दो और कमजोर रखो। मैं केवल इस पूरे आर्थिक तंत्र को, अग्निवीर योजना को, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड पर किया गया नई शिक्षा नीति में। क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी लाई गई है कि जिन स्कूलों कॉलेजेस में 3000 से कम बच्चे, 5000 से कम बच्चे होंगे, अगले 20 साल में 45,000 डिग्री कॉलेजेस को बंद करके 15,000 किया जाएगा। देश आगे बढ़ रहा है, ये नया भारत बन रहा है। 40% कोर्स स्वयं ऐप पर चलेगा, जैसे हम आप बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, लोग बाद में सुनेंगे, टीवी डिबेट सुनते रहे, अब इसी पर क्लास चलेंगे। ऑनलाइन कोचिंग वाले तो शुरू कर चुके हैं। ये क्लास में शिक्षक की जरूरत नहीं, सब रिकॉर्डिंग रहेगा। और बहुत हुआ तो पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं, घर पे डिग्री भेज देंगे, नौकरी है नहीं। इसलिए अस्थिर नागरिक, अस्थिर अर्थव्यवस्था, अस्थिर शिक्षा व्यवस्था,
अस्थिर नागरिक बोध, ये सब पैदा करके बस लक्ष्मण यादव जी, मैं एक बात आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी, पूर्वांचल और बिहार के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, रविकांत जी को भी जानकारी होगी, पता चला किसी सब्जेक्ट में एक भी प्रोफेसर नहीं है उस कॉलेज में, और उस सब्जेक्ट में एडमिशन होता है, डिग्रियां भी मिलती है, एग्जाम भी होता है। मेरे अपने ऐसे जिले का, आजमगढ़ जिले का एक बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, अब थोड़ी नियुक्तियां हो गई हैं। अब जी। तक 10 साल तक 12 विभागों में से 9 विभाग में एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं थी। विभागाध्यक्ष कौन बनेगा, टाइम टेबल कौन बनाएगा? और छोड़िए अभिषेक जी, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के 10,000 में से 6,000 टीचर हमारे जैसे एडहॉक हैं, और प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और अब ये नए वाले शिक्षा मंत्री, इन सब ने संसद में बयान दिया था कि साल भर के अंदर सीटें भर देंगे। अब स्वयं ऐप आ गया है, नई शिक्षा नीति आ गई है, 40% सिलेबस ऑनलाइन, 40% टीचिंग फैकल्टी खत्म, जी। वर्कलोड खत्म। दरअसल